इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या भुगतान संतुलन का एक नए तरह से वर्गीकरण करेंगे और ये वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 6ठे मैनुअल में प्रदर्शित किया गया है और इसी वर्गीकरण को आज विश्व के सारे देश फॉलो कर रहे हैं और जिससे फ़ायदा ये है कि विश्व के सभी देशों के भुगतान संतुलन के जो आंकड़े हैं वो एक ही विधि से और एक ही रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से हम विश्व के सभी देशों के भुगतान संतुलन की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और ये सारे जो वर्गीकरण हैं, ये जो वर्गीकरण है भुगतान संतुलन की या जो भुगतान संतुलन के विभिन्न मदें हैं, उनको जिस रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये जो नेशनल अकाउंट्स का नया सिस्टम डेवलप किया गया है उसी पर आधारित है। तो जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए और उसी के अनुरूप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के विभिन्न मदों को भी वर्गीकृत किया गया है और इनसे संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो तदनुरूप इकट्ठे किए जाते हैं और उसी रूप में विभिन्न मदों में उनको सम्मिलित किया जाता है। जो इसके पीछे मैंने अपने इसी चैनल पर दो और वीडियो हैं भुगतान संतुलन के और जिसमें मदों का वर्गीकरण दूसरे तरह से किया गया है और एक तो जो प्रारंभिक वर्गीकरण या जो इस नए मैनुअल के हिसाब से जो वर्गीकरण हुआ है, इसके पहले जिस तरह के वर्गीकरण को हम पढ़ते रहे हैं उनके आधार पर, और वो ज़रूरी इसलिए भी था कि हम उस दृष्टि से भी सारी मदों को पढ़ लें। दूसरा एक वीडियो है जिसमें हमने इन भुगतान संतुलन की मदों को दो भागों में विभाजित किया था। एक को कहा था ऑटोनोमस आइटम्स है और एक को कहा था हमने ये एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं। और वो एक तरह से इस दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं कि जब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि भुगतान संतुलन का जो लेखा है वो सदैव बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है, तो ये संतुलन कैसे स्थापित होता है और जो वास्तव में वास्तविक भुगतान संतुलन है या जो इक्विलिब्रियम की स्थिति है भुगतान संतुलन को, जिसको हम बेसिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो हम वास्तविक के संतुलन की स्थिति कहते हैं, वो अलग होती है और जो लेखे का संतुलन होता है वो अलग होता है। लेखे का संतुलन सदैव संतुलित होता है और जो वास्तविक या बेसिक या आधारभूत संतुलन है वो इससे भिन्न हो सकता है और सामान्यतया भिन्न ही होता है, वो घाटे में या अतिरेक में होता है। तो इस दृष्टि से जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस थे और जो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस थे और उनको पढ़ा हमने और वहाँ ये हमने दिखाने का प्रयास किया कि जब भुगतान संतुलन में घाटे या अतिरेक होते हैं, डेफिसिट या सरप्लस होते हैं, तो हम उनको बैलेंस्ड करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, जिन लेन देनों का प्रयोग करते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, वे सारे जो हैं वो एकोमोडेटिंग जो हमारे आइटम्स हैं उनके माध्यम से करते हैं। और एक और चीज़ कि पिछले दोनों विश्लेषणों में जो या दोनों वीडियोज हमारे हैं जिनमें हमने भुगतान संतुलन के इन विभिन्न मदों को प्रदर्शित किया है और समझाने का प्रयास किया है, वहाँ पर हमने मूलतः भुगतान संतुलन को मुख्य दो कैटेगरी में बांटा था, दो खातों में हमने डिवाइड किया था। एक था हमारा जो है करेंट अकाउंट और दूसरा था कैपिटल अकाउंट।
इस नए वर्गीकरण की जो विशेषता ये है कि ये पहले कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही हम फाइनेंशियल अकाउंट को भी सम्मिलित करते थे, लेकिन इस नए वर्गीकरण में भुगतान संतुलन की सारी मदों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है करेंट अकाउंट, यथावत पहले जैसा है, लेकिन कैपिटल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंट। और आगे हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट को काफ़ी विस्तार से इसमें प्रदर्शित किया गया है ताकि भुगतान संतुलन की जो छोटी से छोटी सूक्ष्म जो चीज़ें हैं वो भी हमारी नज़र में आ जाएं और हम ये जान पाएँ कि किस प्रकार से भुगतान संतुलन के जो विभिन्न मदें हैं वे किस तरह से एक दूसरे से जो है संबंधित हैं और किस तरह से कई बार हम देखते हैं कि एक जगह की क्रेडिट अर्थात एक जो है खाते में बैलेंस जो है वो घाटे में होता है और वही बैलेंस दूसरे खाते में जाके क्रेडिट में बदल जाता है। तो ये भी इसके माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। तो उस दृष्टि से पहले आज क्योंकि एक वीडियो में सारी मदों को बहुत डिटेल नहीं समझा मिलेगा, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि हम उनको संक्षेप में आपको समझा सकें और फिर आगे के वीडियोज में जहाँ कहीं उनकी ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ कहीं विस्तार किया जा सकता है वहाँ हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये आज वाला वर्गीकरण आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सारे विश्व के संदर्भ में जो आंकड़े प्रदर्शित होते हैं या जो भारत में हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के आंकड़े प्रकाशित होते हैं, उनकी जो विभिन्न मदें हैं उन सबको हमें समझने में और भुगतान संतुलन के असेट्स को या प्राप्तियों को और भुगतान संतुलन के जो भुगतानों को या उनके डेबिट्स को समझने में हमें सहायता मिल सकती है। तो पहला अकाउंट जो है वो यहाँ हम ध्यान दिला दें कि सारे अकाउंट्स में वो जो ऊपर की 2 महत्वपूर्ण मदें हैं रिसीट और पेमेंट की या क्रेडिट और डेबिट की, वो यथावत हैं। अर्थात हर मद में 2 पक्ष हैं, एक क्रेडिट का पक्ष है और एक डेबिट का पक्ष है। एक हमें प्राप्तियां होंगी उस मद से और दूसरे विश्व के अन्य देशों को हम भुगतान जितना करते हैं वो भुगतान या डेबिट वाले पक्ष में प्रदर्शित किया जाएगा और दोनों के अंतर को हम नेट रिसीट करके दिखाएंगे। जो अगर घाटे में है तो माइनस में आएगी और अगर अतिरेक में है तो प्लस में आएंगी। तो हम देखें करंट अकाउंट से हम शुरू करते हैं। करंट अकाउंट की सारी मदें करीब करीब वैसे ही हैं जैसे पिछले दोनों विश्लेषणों में रही हैं। उनके जो वर्गीकरण करते समय उन जो मदों के नाम हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम आपको बोर्ड पर ले चल रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ करंट अकाउंट्स, और करंट अकाउंट को 3 मदों में यहाँ विभाजित करने का प्रयास किया गया है। एक मद है 1 का ए है, 1 का बी है और 1 का सी है। ये 3 मदें हैं मुख्य। पहली को हम कह रहे हैं 1A जो है ये है गुड्स एंड सर्विसेज है। अर्थात इसमें हम पहले वाले मद में एक देश द्वारा विश्व के अन्य देशों से एक वर्ष में कुल वस्तुओं और सेवाओं की कितनी आयात किया जाता है और कितना निर्यात किया जाता है और इनसे मिलने वाली आय और इनको किया जाने वाला भुगतान इस मद में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस दृष्टि से वस्तुओं का आयात निर्यात हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें पहला एक मद आएगा गुड्स एंड सर्विसेज में, पहला मद आएगा गुड्स वस्तुएं, और इन वस्तुओं के आयात और निर्यात को हम इसमें प्रदर्शित करेंगे। जो निर्यात होगा वो हमारी प्राप्तियां होंगी, जो आयात होगा वो हमारे भुगतान होंगे या हमारी देयताएं या डेबिट होगा, लायबिलिटीज होंगी, उनको हम इस रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो एक तरफ इस तरह से प्राप्तियों में निर्यातों से होने वाली आय और भुगतान में आयातों को दिया जाने वाला भुगतान, ये समस्त वस्तुओं का है, चाहे वो वस्तुएं कच्चा माल हो, चाहे पूंजीगत पदार्थ हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, ये सब वस्तुओं के आयात निर्यात को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। इस नाते इस मत पर हम बहुत ज़्यादा जोर आपको यहाँ नहीं दे रहे हैं, पीछे सब आप जानते हैं। दूसरा सर्विसेज है। तो
देश द्वारा दूसरे देश को जितनी भी सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती हैं उनके बदले जो प्राप्तियां होती हैं वो हमें रिसिप्ट में दिखाएंगे, और दूसरे देशों की जो हम सेवाओं का भुगतान उपयोग करते हैं उनके बदले जो पेमेंट करते हैं उनको हम दिखाएंगे। तो पिछले वीडियो में भी इस पर विस्तार से चर्चा है, इस नाते यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको ये बता सकते हैं कि इस जो वर्गीकरण का ये जो नया रूप आपके समक्ष है उसमें इन सेवाओं को मुख्य तौर पर करीब 13 सेवाओं के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है, और यहाँ उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं उनका उल्लेख हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइड में हमने लिख दिया है, ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं। इसका मतलब है कि विनिर्माण संबंधी जो सेवाएं हैं, जो मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट में इस तरह से जो बनावट संबंधी जो सर्विस सेवाएं हम लेते हैं और देते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये भी पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में ही है, उनका रख रखाव और उनके जो रिपेयर की जो हम विदेशी सेवाएं लेते हैं या विदेशों को देते हैं वो। ट्रांसपोर्ट है, विदेशों में जो हम यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं उस पर जो व्यय करते हैं, और विदेशी हमारे देश में। इसी तरह से ट्रैवल है, जो पर्यटन संबंधी आय और व्यय हैं विदेशों से प्राप्त होने वाले, विदेशों को दिए जाने वाले। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन है, हमारे देश की कंपनियां विदेशों में जो ये निर्माण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं उनके बदले जो प्राप्तियां होती हैं, और विदेशी कंपनियां हमारे देश में जो प्राप्त करती हैं वो भुगतान होते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस और पेंशन है, विदेशी कंपनियां पेंशन करती हैं, बीमा का काम हमारे देश की कंपनियां विदेशों में करती हैं, उनसे जो आय अर्जित करते हैं और जितना हम उनके लिए भुगतान करते हैं वो होता है। इसी तरह से जब कई बार नागरिक जो विदेशों में चले जाते हैं, जो पेंशन भारत में दी जाती है तो उनको वहाँ विदेशों में उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे ही विभिन्न नागरिकों के जो इधर उधर से इमिग्रेट करते हैं या माइग्रेट करते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहाँ पर जो पेंशन का भुगतान विभिन्न देशों के सरकारों द्वारा किए जाते हैं वो इस मद में आ जाते हैं। और इसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज तमाम हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित सब चीज़ें हैं, कॉपीराइट है, जो है आपका पेटेंट है। इस तरह से जो उसके बदले जो भुगतान किए जाते हैं विभिन्न देशों द्वारा। और ऐसे टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ये हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह की तमाम सेवाएं जो विभिन्न देशों द्वारा ली जाती हैं, और तमाम और कई सेवाएं पर्सनल हैं, कल्चरल हैं, रिक्रिएशनल हैं, मनोरंजन संबंधी हैं या सांस्कृतिक हैं। इस तरह के जो कार्यक्रम या इस तरह की जो सेवाएं एक दूसरे देश से हो लेती हैं उनके लिए जो भुगतान और प्राप्तियां होती हैं वो इन सेवा वाले में सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह से जो करंट अकाउंट है उसकी पहली मद जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज है, उससे प्राप्त होने वाली प्राप्तियां और भुगतान हैं। और जो दूसरी मद है वो है प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम का सीधा सा मतलब होता है कि हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाके जो आय अर्जित करते हैं अपनी सेवाएं उपलब्ध करा करके, वो जो आय प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी इनकम। और उस प्राइमरी इनकम का बहुत सारा पैसा वहाँ उसी देश में वो खर्च कर देते हैं, लेकिन जो हमारे देश में आता है उनकी जो उनको मजदूरी मिलती है या इसी रूप में जो हमारे देश की पूंजी वहाँ लगी हुई है उस पर जो लाभांश मिलता है वो हमारे देश को जब लौटता है तो ये हमारी प्राप्तियां होती हैं। तो ये प्राथमिक आय होती हैं, प्राइमरी इनकम होती हैं। और इसी तरह से दूसरा जो मद है वो सेकेंडरी इनकम का है, और इस सेकेंडरी इनकम में ऐसी इनकम होती हैं जो एक इनकम तो ये होती है कि जो विभिन्न देशों की सरकारों से करों के रूप में या रिफंड के रूप में हमें प्राप्त होता है। ऐसे तमाम हमारी वस्तुओं पर, सेवाओं पर या विदेशों से कर की प्राप्तियां हमें होती हैं, तो वो जो सब मिलते हैं। एक प्राप्तियां ये है जो सेकेंडरी इनकम कहलाती है, वो डायरेक्ट नहीं होती है। और इसी क्रम में कुछ करंट ट्रांसफर्स होते हैं। करंट ट्रांसफ़र का मतलब होता है ये ट्रांसफ़र एक पक्षी होता है, वहाँ से हमें मिलता है, उसके बदले हम देते कुछ नहीं हैं, या हम दूसरे देशों को कुछ देते हैं उसे हमसे मिलता कुछ नहीं है। और इसमें जो है कई प्रकार के
वस्तुओं के रूप में दी जाने वाली सेवाएं हैं, जैसे मान लीजिए बाढ़, सूखा, इस तरह की कोई स्थितियाँ, आपातकालीन स्थितियाँ आ गई हों और हमारे देश के नागरिक विश्व के अन्य देशों को अपने यहाँ से खाद्य वस्तुओं की सप्लाई करते हों, मेडिसिन की सप्लाई करते हों निःशुल्क, तो ये कहा जाएगा कि ये एक तरह से ये करंट ट्रांसफ़र है। और इसी तरह अगर विदेशों से जो हमको मिलता है वो, तो इस तरह की आय को हम लोग सेकेंडरी इनकम कहते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी इनकम, इस तरह से ये 3 भाग हुआ और इन तीनों भागों को हम करंट अकाउंट पर लिखते हैं। ध्यान रहे कि करंट अकाउंट का मतलब होता है ऐसे लेन देन जिनका संबंध केवल एक ही वर्ष से होता है। अगर 1 वर्ष से अधिक का हो तो सामान्य तौर पर इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म ये हो जाता है, और इसमें पूंजी या ऋण इस तरह की परिसंपत्तियां को हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो करंट अकाउंट की देयता और उसकी जो प्राप्तियां हैं उनका संबंध केवल 1 वर्ष से होता है, इसी नाते हम इनको चालू खाता या करंट अकाउंट कहते हैं। तो करंट अकाउंट की ये मदें हैं। डिटेल हमको नीचे जाना है, और क्योंकि नीचे जो नई, ये तो वही सारी चीज़ें हैं, केवल नाम बदला है शीर्षकों का। और दूसरा जो है वो कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाते में 2 तरह की चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। पहला है ग्रॉस एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ, ये देखिए कुछ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल असेट्स हैं। देखिए जब एक अलग हमने खाता बना लिया फाइनेंशियल असेट्स का, इसका मतलब है कि असेट्स 2 तरह के होते हैं, एक कैपिटल असेट्स होते हैं, एक फाइनेंशियल असेट्स होते हैं। कैपिटल असेट्स में एक तरह से भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं, लैंड, भूमि है, बिल्डिंग है, ये सब मशीनरी है, इस तरह की। और फाइनेंशियल असेट्स का मतलब होता है कि वो मुद्रा के रूप में आदान प्रदान होता हो, तो उसको हम फाइनेंशियल कहते हैं। तो ये असेट्स जो पूंजी खाते में हैं, ये कहा जा रहा है कि ये नॉन फाइनेंशियल असेट्स हैं। ये फाइनेंशियल नहीं है बल्कि नॉन फाइनेंशियल हैं और एक तरह से भौतिक पूंजी के रूप में हैं। तो ऐसे असेट्स को जब हम प्राप्त करते हैं या जब हम इनको डिस्पोज ऑफ करते हैं या बेचते हैं, तो जब हम प्राप्त करते हैं तो व्यय करेंगे, और जब हम अपनी परिसंपत्तियों को विदेशों में बेचेंगे, ऐसी परिसंपत्तियों को जो भूमि, भवन, संयंत्र आदि के रूप में हैं, तो इन संपत्तियों से हमें प्राप्तियां होंगी। तो इसको हम इस रूप में डेबिट या क्रेडिट खाते में लिखेंगे। तो ये है ग्रॉस एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है कि प्राप्त करना या खरीदना, और जब हम ऐसा करेंगे तो ड्रा होगा, ये डेबिट में जाएगा क्योंकि पैसे हम खर्च करेंगे, तो भुगतान पक्ष में जाएगा, इसको ड्रा में लिखा हुआ है। और डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस एंड नॉन फाइनेंशियल असेट्स, नॉन फाइनेंशियल हैं और नॉन प्रोड्यूस्ड का मतलब है ये प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। तो कैसे हैं? जैसे कहते हैं कि भूमि हो सकती है, जैसे कहते हैं खदानें हो सकती हैं, ये सब ऐसे हैं जो नॉन प्रोड्यूस्ड हैं। पानी हो सकता है, जल जिसका उपयोग करें, या दूसरी तरह से और कई चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, या जैसे आप कह सकते हो कि वो कॉपीराइट के अधिकार हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो नॉन प्रोड्यूस्ड एक तरह से होती हैं। तो इस रूप में ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसके 2 हिस्से किए गए हैं। तो पहला हिस्सा जो है वो है ट्रांसफ़र, ये है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड एंड नॉन फाइनेंशियल असेट्स। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम कह रहे हैं भौतिक परिसंपत्तियाँ होती हैं, जिनको एक तरह से इंटेंजिबल वो कहते हैं कि परिसंपत्तियाँ हैं, और ये परिसंपत्तियाँ नॉन फाइनेंशियल हैं। तो जिसमें ये आते हैं, ब्रांड नेम्स आते हैं, कॉपीराइट्स आती हैं और ट्रेड मार्क्स आते हैं। इन सबको जब हम एक्विजिट करते हैं और बेचते हैं या खरीदारी करते हैं या इनके बदले आय प्राप्त करते हैं या पैसे आय देते हैं उनको भुगतान करते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये जो है नॉन प्रोड्यूस्ड और नॉन जो है फाइनेंशियल असेट्स को हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उनके बारे में भुगतान कर रहे हैं, उनसे प्राप्त कर रहे हैं। तो इनको हम इस
इस मद में ले आएंगे। और इस मद का जो दूसरा पहलू है, इसमें राइट्स टू यूज लैंड एंड वाटर, एक और जैसे हम कह रहे हैं कि जो कॉपीराइट्स हैं, जो पेटेंट के अधिकार हैं, ये सब जो हैं इनके बदले में जो हमें आय प्राप्त होती है, या दूसरे देशों के पेटेंट और कॉपीराइट का उपयोग करने के लिए जो हम भुगतान करते हैं वो, या इसी तरह की एक और मद होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमको ऐसे राइट्स मिलें ताकि हम दूसरे देशों के भूमि का या दूसरे देशों के जल का उपयोग कर सकें और उस उपयोग के बदले में हमें पेमेंट करना हो, या यही चीज़ें विदेशों को अपने देश में की जाएं और जिसके बदले में हमें प्राप्तियां मिलें। तो इस तरह का कब होगा, जब हम जैसे माइनिंग के लिए या फिशिंग के लिए जल का प्रयोग करते हों और उस जल के लिए विदेशी कंपनियां हमारे देश को उस उपयोग के लिए भुगतान करती हों, तो ये कहा जाएगा कि ये भुगतान जो है ये इस कैटेगरी में आएगा। और ये कैटेगरी है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो उत्पादित नहीं किए गए हैं, जैसे देखिए जल है, भूमि है, एक तरह से ये प्राकृतिक परिसंपत्तियां हैं और ये नॉन फाइनेंशियल हैं, और इनके उपयोग के बदले में भुगतान देना या इनके उपयोग के बदले में भुगतान पाना, इसको इसमें सम्मिलित किया जाता है ग्रॉस एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस और नॉन प्रोसेस। दूसरा जो है वो कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स माने पूंजी का ट्रांसफर या हस्तांतरण, और पूंजी के हस्तांतरण का मतलब हुआ कि उसके बदले में कुछ मिलना नहीं, एक पक्षी होगा। पूंजी को हम ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन उसके बदले में हमें कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं कि पूंजी को एक क्रय विक्रय करना होता है कि हम पूंजी को देंगे तो उसके बदले हम कुछ मिलेगा, लेकिन ये पूंजी जो है वो उसका एक ट्रांसफ़र है, और ये ट्रांसफ़र इस रूप में है कि उसके बदले में कोई भुगतान हमें नहीं मिलेगा और न तो हमको उसके बदले में भुगतान देना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफ़र किस तरह का होगा, तो ये पूंजी के ट्रांसफ़र को एक मद उसकी है कि कोई देश अगर दूसरे देशों से उधार लिए हुए है, ऋण लिए हुए है, और उस ऋण को हम माफ़ कर दें, तो जब ऋण को हम माफ़ करेंगे जिसका मतलब जो ऋण हमें मिलना था वो अब हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उस देश को जिसका ऋण माफ़ किया है उसको उतना एक तरह से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसकी देयता में कमी हो जाएगी, देयता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र हैं वो एक तरह से वो उसका असेट का रूप ले लेगा, जो अब तक लायबिलिटी थी अगर आप माफ़ कर देंगे तो वो उसकी परिसंपत्ति बन जाएगी। तो इस तरह से डेट फॉरगिवनेस है, जिसका मतलब है कि कर्ज को माफ़ करना। तो जब कर्ज माफ़ करती हैं, हमारा देश माफ़ करें चाहे दूसरे देश की सरकारें हमारे कर्जों को माफ़ करें, तो एक तरह से ये पूंजी का ट्रांसफ़र होता है, हस्तांतरण होता है, और ये हस्तांतरण एक पक्षी होता है, उसके बदले हमको देना नहीं पड़ता है, और इसलिए इसको हम इस कैपिटल ट्रांसफ़र के अंतर्गत रखते हैं। एक और कैपिटल ट्रांसफ़र होता है, और वो होता है कि हम किसी देश को कुछ पूंजी इसलिए दें कि ताकि वो देश उस पूंजी को किसी खास उपयोग में प्रयोग करे। जैसे विकसित देश हैं, मान लीजिए किसी गरीब देश को, अविकसित देश को पूंजी दें और इस दृष्टि से दें, सशर्त दें, कंडीशनल होती है कि आप इसको इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, आप बिजली बनाएंगे, आप रोड बनाएंगे, आप शिक्षा पर खर्च करेंगे, आप स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। अगर आप ऐसा करें तो इनसे संबंधित जो ये मशीनरी है, उपकरण हैं, ये जो पूंजीगत पदार्थ है, आपको निःशुल्क उपलब्ध करा दिए जाएंगे सहायता के रूप में। तो इनको हम लोग कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स, और ये कैपिटल ट्रांसफर्स जो है ये इस रूप में भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो ऋणों की माफ़ी हो गई, और दूसरा ये हो गया कि पूंजीगत पदार्थों को सहायता के रूप में निःशुल्क उपलब्ध करा देना। तो इस रूप में जब हम करते हैं तब हम इसको कैपिटल ट्रांसफ़र कहते हैं। और ये ट्रांसफ़र जो है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल सरकारें ही करेंगी, हो सकता है कि एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिकों को इस तरह से अपने स्तर पर जो है करें। तो ऐसे सारे ट्रांसफर्स को हम कैपिटल ट्रांसफर्स के अंतर्गत लाएंगे। तो कैपिटल ट्रांसफर्स में ये दोनों मदों के अंतर्गत होने वाले आय व्यय को हम सम्मिलित करेंगे। अब जो नया वास्तव में इसी कैपिटल ट्रांसफर्स का ही वो एक नया रूप है,
और इस अलग कर दिया गया है, क्योंकि उसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। इसलिए उस जो फाइनेंशियल अकाउंट्स को अलग से इस नए वाले वर्गीकरण में स्थान दिया गया है। और उस नए वर्गीकरण में भी इसकी मदों को बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, जो पिछले वर्गीकरणों में एक तरह से नहीं थी या दिखती नहीं थी, और विश्लेषण के तौर पर उसे जान पाना हम लोगों के लिए कठिन होता था, और मोटे मोटे ऊपर की मदों को हम लोग पढ़ लेते थे या जान लेते थे। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस नए वर्गीकरण का जो है रूप है वो है फाइनेंशियल अकाउंट, और इसमें बहुत सारी मदें हैं, और मुख्यतः 4 मुख्य शीर्षक हैं, और उन 4 मुख्य शीर्षकों के भीतर अलग अलग शीर्षक दिए गए हैं। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर ये लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप इसको देख करके और नोट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड के साइड खड़ा हूँ तो सारी आइटम्स आपको दिख रहे हैं, इसी पर आपको रोक करके ये सारे आइटम्स आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो यहाँ के अतिरिक्त भी अगर आप भारत के ही इकोनॉमिक सर्वे को उठा लें, तो इकोनॉमिक सर्वे में जब आप जाएंगे विदेशी लेन देनों या भुगतान संतुलन के आंकड़ों की तरफ, तो उन आंकड़ों में आपको ये सारी मदें डिटेल वहाँ मिल जाएंगी। तो ये मिल आपको सर्वत्र जाएंगी। हमारा थोड़ा उद्देश्य ये था कि इन मदों के बारे में हम आपको कुछ संकेत दे दें, ताकि इसको समझने में आपको थोड़ी सुविधा हो जाए, और जब आगे पढ़ें तो ये धीरे धीरे मदें आपकी स्पष्ट होती जाएं। ध्यान रखें कि जब तक इंटरनेशनल स्तर पर आप इन विभिन्न लेन देनों को अच्छी तरह से एक एक मदों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक समझना, ऋणों को समझना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना, इसकी डिसिप्लिन को समझना, इसको सही करने के तरीकों को समझना कठिन होता है। इस नाते इन मदों को अच्छी तरह से जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जितना मैं कर सकता हूँ वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट में ये तीसरी मद है, और 1 से लेके 5 मदें इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं तो यही है डायरेक्ट फॉरेन, FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अर्थात विदेशों द्वारा जो किसी देश में निवेश किया जाता है और प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है, और या किसी एक देश द्वारा विश्व के दूसरे अन्य देशों में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम निवेश करते हैं, और ये निवेश डायरेक्ट होते हैं। अब सवाल हुआ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है, डायरेक्ट का क्या अर्थ है। तो एक सामान्य जो अर्थ है वो ये है कि किसी भी कंपनी में, कोई भी औद्योगिक इकाई में दूसरे देश के निवासी, और उस निवासी में कोई व्यक्तिगत हो सकता है, कोई कारपोरेशन हो सकता है, कोई सरकार हो सकती है, कोई भी हो, उसका जो शेयर में अंश है वो 10% से ज़्यादा हो। और जब किसी ये एक तरह से विश्व स्तर पर स्वीकार करते हैं हम लोग कि किसी कंपनी में अगर किसी का शेयर 10% से ज़्यादा हो जाए, तो उसको एक तो जो बोर्ड की बैठकों में मत देने का अधिकार होता है। इसका मतलब जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे कंपनी के संदर्भ में, उसमें उसे मत देने का अधिकार है। और जब वो मत देने का अधिकार हुआ तो इसका मतलब मालिकाना हक उसका हो गया उसमें, और जितनी उसकी पूंजी है कम से कम 10% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम उसको कहते हैं जिसमें मालिकाना हक मिल जाता है निवेशकर्ता को, और निवेशकर्ता की पूंजी उसके पूरे शेयर की 10% से ज़्यादा हो जाती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और वो ये है। तो जब किसी भी पूंजीगत परियोजना में विदेशी फर्में अपनी पूंजी जो लगाती हैं उनके कुल शेयर के 10% से ज़्यादा है, या हमारे देश के लोग विदेशी कंपनियों में जो पूंजी लगाते हैं वो 10% से ज़्यादा हो, तो ये कहा जाएगा, इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब वो कंपनी में उसके हक, मालिकाना हक हो जाते हैं, तो कंपनी के सारे निर्णयों में वो सम्मिलित हो जाता है, और
काफ़ी अधिक जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है उस स्थिति में जब उसको वोटिंग का पावर नहीं होता था, जब मैनेजमेंट में उसका अंशदान या योगदान नहीं होता था। तो इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में वो कंपनी के हित में अपनी सारी स्ट्रेटजी लगाता है ताकि कंपनी को लाभ ज़्यादा मिले और ताकि उसका भी लाभांश बढ़े। तो ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो कंपनियों में या विदेशों के लोग लगाते हैं। तो एक पहला है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और जहां हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कंपनी के ओनरशिप में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसका है उसका अपना अंशदान हो जाता है। और ये विदेशों से जो हमें प्राप्त होता है या विदेशों में जो हम पूंजी लगाते हैं वो इसको असेट्स और उसमें लायबिलिटी में लिखते हैं। अब देखिए दूसरा टर्म है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ भी पढ़ना है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जनरली जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये उत्पादन संबंधी क्रियाओं में ही लगता है। अपनी पूंजी को हम ऐसी परियोजनाओं में लगाते हैं जहाँ पर उत्पादन होगा और ये हमारा अंश जो होगा कुल शेयरों की में 10% से ज़्यादा होगा। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ असेट्स। मतलब इसमें कई सारे असेट्स का एक समूह होता है, उनमें से किसी में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहां पर कर सकते हैं वो है इक्विटी, सिक्योरिटीज सच एज कॉमन स्टॉक आपको बता रहे हैं, एंड डेट सिक्योरिटीज और ऋण संबंधी जो प्रतिभूतियां होती हैं, ऋण लेना और ऋण देने का जो काम करते हैं वो भी ध्यान रहे कि ऋण देने और ऋण लेने वाला काम जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं होता, वहाँ पर उत्पादन संबंधी इकाइयों में ही वो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट सिक्योरिटीज में भी होता है। और इसी तरह से जैसे कि बॉन्ड हैं, डिबेंचर्स हैं। बॉन्ड्स उनको कहते हैं जो कंपनियों द्वारा या सरकारों द्वारा निर्गत किए जाते हैं और जिनके बदले में पैसे या धन इकट्ठा किए जाते हैं। तो एक तरह से ये सरकारी या एक तरह से ऋण पत्र होते हैं। और डिबेंचर्स ऐसे होते हैं, ऋण पत्र जिनको कहते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर जारी किए जाते हैं। और इन ऋण पत्रों को जो खरीदता है वो उन ऋण पत्रों पर जो उल्लिखित शर्तें हैं उनके अनुसार उनको ब्याज और मूलधन का भुगतान एक निश्चित समय के बाद करते हैं। तो ये एक तरह से कोई भी वैयक्तिक तौर की कोई इकाई, कोई कंपनी इस तरह से इन्हें जारी कर सकती है। तो इनमें जो विदेशों के पैसे लगते हैं या हमारे देश के लोग जो विदेशों के इक्विटीज में आप कहते हैं कि योगदान भी करते हैं या खरीदते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिए ये इक्विटी शेयर ये भी हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में शर्त ये है कि कुल शेयर का 10% से अधिक हिस्सा होना चाहिए और स्वामित्व में उनका अंशदान होना चाहिए, मालिकाना हक होना चाहिए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये 10% से राशि कम होगी, इस नाते वो अधिकार उनको नहीं मिलेगा अगर वो उत्पादन संबंधी क्रियाओं में पूंजी लगाते हैं तो भी। तो ये पूंजी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 10% से कम होगी और इक्विटी शेयर्स में भी लग सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये अन्य जो वो हैं निवेश की जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें लगा सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि डेट सिक्योरिटीज में इस तरह से तो ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होते हैं, बाइंग शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग डिविडेंड्स। तो ये है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो वैयक्तिक तौर पर भी लोग लगा सकते हैं, कोई कंपनियां भी इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा सकती हैं। और जब ये पैसे लगाती हैं तो इनके दो उद्देश्य होते हैं कि
जब इन कंपनियों में जहां उन्होंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि उनकी लाभदायक होगी तो उनको डिविडेंड मिलेगा उनको। तो इस तरह से इस डिविडेंड्स के लाभ की दृष्टि से भी इसमें वो विनियोग करते हैं। या फिर कई बार ये होता है कि बीच में जब इनके शेयर मार्केट में भाव घटेंगे बढ़ेंगे, तो अगर इनके भाव बढ़ते हैं तो इनको बेच करके भी लाभ कमाया जा सकता है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में वो अगर नहीं बेचते हैं तो डिविडेंड के रूप में लाभ मिलता है और बीच बीच में इनको बेच के भी लाभ कमाया जा सकता है। तो इस रूप में ये हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हम आपको ध्यान दिला दें कि इस वीडियो में समय मेरे पास मुश्किल से 3 मिनट का और है, और इस 3 मिनट में जितना पूरा नहीं हो पाएगा उनको मैं आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, क्योंकि अलग वीडियो फिर बना नहीं मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ी शीघ्रता से बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो है तीसरा है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि इसमें एक देश की कंपनी कोई विदेशों से पैसा प्राप्त करना चाहती है और स्टॉक मार्केट में उसकी लिस्टिंग नहीं है, तो अमेरिका के मान लीजिए स्टॉक मार्केट में हम इनलिस्ट नहीं हैं, तो वहाँ से पैसा हमें प्राप्त करने में दिक्कत होगी। तो इसमें ये होता है कि कुछ डिपॉजिटरी बैंक्स होते हैं हर एक देश में, वो बैंक के माध्यम वो इनलिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट से, उनके माध्यम से, अर्थात उनको हम एजेंट के रूप में रखते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे शेयर्स को आप बेचवाइए। तो वो उनके माध्यम से शेयरों को अमेरिकी अपने नागरिकों को ऑफर करके बेचवाती हैं। तो और इसमें जो आदान प्रदान होते हैं उस तरह के ये रूप इसमें मिलते हैं। और एक और चीज़ होता है इसमें, जो तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें इस रूप में आप इसको देख लें कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में एक तरह से दो व्यक्ति आपस में ये कुछ समझौता जैसी बात करते हैं। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं इसका एक दूसरा पार्ट बनाता हूँ और दूसरे पार्ट में जो चीज़ है बचा है और कुछ और चीज़ों को सम्मिलित करके मैं उसे लाता हूँ। तो ये पार्ट 1 रहेगा हमारा जो नया वर्गीकरण है, और अगला हम एक दूसरे पार्ट 2 में इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे, अन्यथा बहुत जल्दबाजी में जाने में अच्छा नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। यहाँ फाइनेंशियल अकाउंट से मैं फिर शुरू करूँगा। ये 2 हिस्से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंटों को, और इसको उद्धृत करते हुए या रिपीट करते हुए हल्के में हम इसके आगे के हिस्से को, ये जो बड़े महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनको हम पार्ट 2 वाले हिस्से में सम्मिलित करेंगे। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और अगले